राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। 1980 के आसपास की बात है। तब मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन गांव तक ये बात पहुंच गई थी। ये बात लोगों के मस्तिष्क में बैठा दी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवार बाजरे का सेवन करता है, बाजरे की टिक्कर खाता है, खिचड़ी खाता है, तो वो गरीब है। उसका मानसिक या बौद्धिक विकास अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति भी नहीं है। लेकिन जो लोग गेहूं का सेवन करते हैं, चावल का सेवन करते हैं, वो ज़्यादा संस्कारी हैं, पढ़े लिखे हैं और धनी वर्ग में आते हैं। एक सिर्फ बाजरे की बात ही नहीं, कई ऐसे और अनाज भी हमारे मस्तिष्क से निकाल दिए गए। फिर इन अनाजों को गरीबों का अनाज घोषित कर दिया गया। बाद में आके चलकर इन अनाजों को पशु आहार के रूप में घोषित कर दिया गया कि रागी है, बाजरा है, ज्वार है, चरी है, मक्की है। ये सब ऐसे आहार हैं जो पशु आहार के अंतर्गत आते हैं या इनको थोड़ा बहुत सेवन किया जा सकता है। लेकिन 1960 के आसपास भारत में नई हरित क्रांति की शुरुआत हुई और मात्र 20 सालों के अंदर ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसे ज्ञान की बातें गांव गांव तक पहुंचा दी गई और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन तो ये आया कि किसानों ने अपनी मूल फसल को छोड़कर एक दूसरी फसल को उगाना शुरू कर दिया। और ये दूसरी फसल थी कि लोग अपनी मूल फसल को त्याग कर गेहूं उगाने लगे, गेहूं की खेती में आ गए, या फिर उसकी जो चावल उगाने लगे। और चावल की कई किस्मों भी लोग जाने लग गए। उससे पहले गेहूं की किस्में भी होती थी, चावल की किस्में भी होती हैं, लेकिन इनको छोड़कर उन्होंने 2-4 किस्मों को पकड़ लिया, उनके पीछे चले गए। इसके साथ में हमारे देश में कई तरह के परिवर्तन आए, कई तरह की औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इसको मैं तो औद्योगिक क्रांति करूंगा कि जैसे ही गेहूं की शुरुआत हुई, चावल की खेती का प्रचलन बढ़ा, तो अनायास विदेश से जो खाद मंगाया जाता है, जो कीटनाशक दवाएं मंगाई जाती हैं, उनका व्यापार खुल गया। उससे पहले हमारे यहाँ खेती होती थी। हमारी खेती की जो मूल परंपरा है, उसमें पहला तो इसको हम वैसे तो उसको नाम दिया गया है गरीबों का आहार, मोटा अनाज, लेकिन अभी उसके लिए एक उपयुक्त नाम चुना गया है और वो है श्री अन्न। वो अन्न की परंपरा को आधुनिक नहीं है, यद्यपि इसके बारे में अब 2-4 साल से हम जानने लगे हैं। आपको एक जानकारी और दे दूं, 2010 तक मैं उत्तर भारत में पंजाब में रहता था, तो मैं रागी के बारे में जानना चाहता था। मैं रागी का उपयोग करना चाहता था क्योंकि मुझे रागी के गुणों के बारे में जानकारी मिल गई थी। क्योंकि मैं तो खुद स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहा हूँ, स्वास्थ्य मेरी गहरी रुचि रही है, मैंने बहुत साल तक स्वास्थ्य विभाग के रूप में कार्य भी किया है। तो मैं रागी का स्वयं प्रयोग करना चाहता था, लेकिन रागी के बारे में उत्तर भारत में बहुत कम जानकारी थी, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन रागी हमारा मूल आहार रहा है। पंजाब में गुरु नानक देव की वाणी में एक कोदो का शब्द आता है, और गुरु नानक देव जी को भी 550 साल से ज़्यादा समय हो गए। और उसके आधार पर कुछ लोग ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि पंजाब में 3000 साल पहले कोदों की खेती होती थी। लेकिन पंजाबियों ने भी कोदों की परंपरागत खेती को त्याग कर गेहूं को पकड़ लिया, चावल को पकड़ लिया। गेहूं को जब से हमने शुरू किया, हमने गेहूं का प्रयोग शुरू किया, एक और अद्भुत क्रांति हुई, क्योंकि गेहूं के अंदर ग्लूटेन नामक एक अमीनो एसिड काफ़ी मात्रा में रहता है और ये मनुष्य के लिए ज़्यादा मात्रा में दुष्प्रभाव डालता है। इससे कई तरह की पेट संबंधी विकृतियाँ हो जाती हैं, पेट के अंदर सूजन आ जाता है, संगड़ी की शिकायत हो जाती है। तो कई पोषक तत्व हमारा शरीर सोख नहीं पाता, फिर उससे कई अन्य बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। चावल के साथ भी यही है। फिर हमारे मूल आहार तो गेहूँ चावल कभी नहीं रहे, और आज वर्तमान में यद्यपि हमारे आहार का एक बड़ा हिस्सा गेहूं और चावल से आता है, लेकिन आप विस्तृत रूप से देखेंगे तो पूरे देश में एक समान ना तो गेहूं का सेवन किया जाता है, ना चावल का प्रयोग किया जाता है। चावल का प्रयोग करते हैं, लेकिन चावल की किस्मों में फ़र्क है। मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि जो लोग बरसों बंगाल में गुजार के आए हैं, बाद में वो उत्तर भारत में आ गए, तो उत्तर भारत का चावल को सूट नहीं आता, उनका पेट फूलने लगता है, उनके पेट का आकार बढ़ जाता है, या फिर उनको पाचन तंत्र संबंधी विकृति आ जाती हैं। तो इसके लिए उनको अलग से उपचार कराना पड़ता है, और कई बार तो सर्जरी की भी मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब वो बंगाल लौटते हैं या बंगाल से अपने लिए विशेष वहाँ का मोटा चावल लेके आते हैं, तो वो उसको सहजता से पचा लेते हैं।
तो हमारे यहाँ तो आहार की व्यवस्था सब अलग अलग रही है, और हमारे जो मूल आहार हैं वो तो बहुत विशिष्ट हैं। अब उन मूल आहार के विषय में पूरा जगत जाने लगा है और भारतवासी भी आकर्षित हो रहे हैं। 2015 के आसपास एक शब्द और हमारे यहाँ प्रचलन का शुरू हुआ। एक थोड़े से लोग थे, या तो उनको स्वास्थ्य विशेषज्ञ सजेस्ट करते थे, या बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर उसको खरीद के लाते थे, या फिर किसी तरह से उनको जानकारी मिल जाती थी। उसमें केनुआ था। केनुआ का लोगों ने प्रयोग शुरू कर दिया। फ्लैक्स सीड का, जिसे असली अलसी कहते हैं और जिसे आज हम ज़्यादातर पशु आहार के रूप में स्वीकार करते हैं, उस अलसी का भी प्रयोग शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ तो अलसी प्रयोग से बाहर ही हो गई थी। हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग से अलसी का प्रयोग ही निकल गया था। लेकिन अलसी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्दियों में अलसी के सेवन करने से हमारे त्वचा संबंधी कई बीमारियाँ नहीं होती हैं, हड्डियों में कमजोरी नहीं आती। कई लोगों को आर्थराइटिस की शिकायत, जोड़ दर्द की शिकायत सर्दियों में हो जाती है, लेकिन अलसी उन्हें उससे बिल्कुल बचा लेती है। तो अलसी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तो इसको लेकर कई नई अनुसंधान हो रहे हैं, नई बातें पता चल रही हैं। पता चल रहा है कि अलसी के अंदर जो फैट्स होते हैं, ऐसे फैट्स तो बहुत कम अनाजों में विद्यमान रहते हैं और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन जो फैट्स की जो कैटेगरीज है, उनको मानवीय दृष्टि से एसेंशियल फैटी एसिड, अति आवश्यक वसा अम्ल कहते हैं। ये हमें न केवल स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, हमारे शारीरिक मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो अब तो अलसी का विशेष रूप से सेवन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो अलसी 10-15 रुपये किलो के हिसाब से बिकती थी, पैकेट में आकर परिष्कृत करने के बाद वही अलसी 600 से लेकर 800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकने लगी। अब हम उसका नाश्ता करने लगे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। तो एक केनुआ का प्रचार प्रसार बढ़ा। केनुआ लैटिन अमेरिकन देशों में पैदा होने वाला मिल्ट्स ही है। मिल्ट्स से भी छोटे कण का एक अन्न है, उसका भी सेवन किया जा रहा है। वहाँ भी उसको ज़्यादातर लोग पशु आहार के रूप में ही लेते थे, या कुछ गरीब लोग अपने आहार में प्रयोग करते थे। लेकिन जब से कंपनियों ने उस पर अपनी गिद्ध दृष्टि डाली, उसको अपने उपयोगी व्यापार की वस्तु मान के उसको बाज़ार में फैलाना शुरू कर दिया, तो वही बिना कीमत का अन्न बाज़ार में 1000 रुपये केजी तक मिलने लगा। भारत के यदि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे और आप केनुआ की मांग करेंगे तो वहाँ भी 600-800 रुपये प्रति केजी के हिसाब से केनुआ का मिलेगा। उस केनुआ को आप खिचड़ी के रूप में या फिर रोटी बनाने के रूप में सेवन करते हैं, और वो आज पौष्टिक आहार में गिना जाता है। इसी तरह आजकल जो सोया बीज हैं उनको भून के सेवन कर रहे हैं। कुछ लोग पम्पकिन्स के यानी कद्दू के बीज भून के खा रहे हैं। अब हमारा ध्यान कुछ अलग, लेकिन भारत सरकार ने अभी 2-3 साल पहले अपने मूल आहार पर ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि हमारा जो मूल आहार था, हमारे मूल आहार के जो अन्न थे, वैसे तो भारत में 13 तरह की मिलेट्स यानी कि रागी की किस्में मिलती हैं। उसमें 6-8 किस्में तो मध्य प्रदेश में मिल जाती हैं। रागी की इन किस्मों में सबसे पहले तो रागी आ जाती है, बाजरा भी इसी किस्म का है, कुटकी है। रागी को हिमाचल प्रदेश में कुट्टी कहते हैं, और इसी रागी को उत्तराखंड में मंडुआ कहते हैं। और ये रागी मध्य प्रदेश तक पहुँचते पहुँचते ये कोदो हो जाती है। कोदो की कई चीज़ें अब बाज़ार में मिलने लगी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार भी कोदो पैदा करने वाले और कोदो का परिष्करण करके विशेष डिश बनाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है। तो जो रागी की 8-10 किस्में हैं वो बहुत उपयोगी हैं, उनको बहुत पौष्टिक माना जा रहा है। और जो अध्ययन अनुसंधान के कार्य हुए हैं उनसे यही बात साबित हुई है कि यदि हम अपने डाइट का, अपने भोजन का इन्हें एक हिस्सा बना लें तो कई तरह की बीमारियों से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे शरीर में कई तरह की विकृतियाँ, कई तरह की जो मेल न्यूट्रिशन की स्थितियाँ बन जाती हैं वो नहीं होती। क्योंकि जब से हमने गेहूँ का सेवन शुरू किया है, चावल का सेवन शुरू किया है, उसके 2 दुष्प्रभाव सामने आए। पहला तो ये कि हमारी मृदा में, हमारे खेतों में पोषक तत्वों की कमी होती चली गई, क्योंकि इनको काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व ज़मीन से सोखने पड़ते हैं। तो बार बार इस फसल को लगाने से हमारी ज़मीन के अंदर पोषकता घटती चली गई, वो उर्वरक अन्न अपनी उर्वरकता गंवाती चली गई हैं। इसलिए फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, पर्याप्त मात्रा में फसल लेने के लिए किसानों को काफ़ी मात्रा में
जो रसायन आधारित खादों का प्रयोग करना पड़ता है और अपनी फसल को कीटनाशकों से सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशी दवाओं का सेवन करना पड़ता है। एक प्रभाव तो ये हुआ, इससे व्यापार खुल गया। दूसरा कि जब इन आहार का हम सेवन करते हैं तो इनसे हमारी जो शरीर की जो पाचन क्रिया है, मेटाबॉलिक क्रिया है, वो प्रभावित हो जाती हैं, तो कई तरह की बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। और जो मृदा में पोषक तत्वों की कमी कर सकती है, उसके माध्यम से हमारे अंदर कितने पोषक तत्व पहुंचेंगे आप इसको समझ सकते हैं। तो जब से हमने गेहूं का सेवन शुरू किया, चावल का सेवन शुरू किया, अपने भोजन का इन्हें पार्ट बनाया, तब से हमारे शरीर के अंदर भी पोषक तत्वों की कमी शुरू हुई। इसीलिए आज भारत में 90% तक जो वयस्क स्त्रियाँ हैं जो प्रेगनेंसी पीरियड के आसपास है, उनमें खून की कमी देखी जा रही है। ऐसी स्त्रियां जब गर्भ धारण करती हैं तो उनके बच्चों के अंदर भी कई पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। उनके अंदर खून की कमी नहीं रहती, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। अब तो एक नई बात सामने आ रही है, नई बात पता चल रही है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी आती जा रही है। विटामिन डी के साथ साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स के कई ऐसे जो सदस्य हैं, उनकी कमी भी हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है और ये एक अलग इफेक्ट हमारे शरीर पर डाल रही है। विटामिन डी का स्रोत तो सूर्य को माना गया है। सूर्य तो अभी भी भरपूर मात्रा में हम लेते हैं, सूर्य तो अभी भी उस हिसाब से निकलता है। फिर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी क्यों हो रही? क्योंकि हमने आहार के एक महत्वपूर्ण तत्व को भी अपने भोजन से निकाल के बाहर कर दिया। जब हम तत्व का सेवन ही नहीं करेंगे तो अकेले विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर, अकेला सूर्य की रश्मियाँ हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी कैसे पैदा कर देंगी? तो मैं उन मूल तत्वों की बात कर रहा हूँ कि यदि आप किसान हैं, गौपालक हैं, तो इन जो श्री अन्न के अंग, जो श्री धान्य के जो अंग हैं, उसमें रागी है, बाजरा है, कुटकी है, समा है, ज्वार है, कंगनी है, चना है, कोदो है, मनुआ है, इनकी फसल में आप रुचि ले सकते हैं। भारत सरकार भी इसकी मदद करने वाली है, हर तरह की सुविधा आपको उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा पूरे दुनिया में इनका क्रेज, इनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और इनकी फसलें लेना बहुत सहज है। इसके लिए किसी खाद की, किसी अतिरिक्त पानी की भी आवश्यकता नहीं, किसी दवा की भी आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास गाय माता है तो उस गाय माता का गोबर ही पर्याप्त है। उसके गोबर के माध्यम से ही इन फसलों के लिए पर्याप्त आप उर्वरक अपने घर से पैदा कर सकते हैं। इनको किसी तरह के कीड़ों, कीट मटोंगों का भी सामना नहीं करना पड़ता, किसी तरह की बीमारी का भी सामना नहीं करना पड़ता। और इसमें यदि आप जाएंगे तो 1-2 गौ माता के माध्यम से ही आप पर्याप्त आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए फसलें ले पाएंगे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत आवश्यक है। तो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी कि आज हमारा दृष्टिकोण कैसे बदल रहा है। दृष्टिकोण वही है, हमें बहुत सारी चीज़ों से गुमराह कर दिया गया, हमें अपने वास्तविक उद्देश्य या मार्ग से भटका कर किसी दूसरे मार्ग पर चढ़ा दिया गया। अब हम उस मार्ग को दोबारा से प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहना और आगे बढ़ना हमारे जीवन का अंग है। तो उस स्वस्थ रहने के लिए जितनी आवश्यकता चिकित्सा की है, दवा की है, उससे ज़्यादा आवश्यकता सही भोजन और सही जीवन शैली की है। तो सही भोजन के रूप में आप गेहूं का या चावल का न्यूनतम प्रयोग करें, क्योंकि वो हानिप्रद है, हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिन्हें हम सदियों से सेवन करते आए हैं, हमारे पूर्वज हज़ारों सालों से प्रयोग करते रहे और उन्हीं के माध्यम से वो न केवल अपना अस्तित्व बचाए रखे, बल्कि दुनिया भर में अपनी गौरवता का, अपनी महानता का प्रमाण भी सिद्ध कर सके। उनके माध्यम से हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी मार्गदर्शन कर सकते हैं।